आज हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का भाग 2। अब इस भाग में, जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा था एक देश के बारे में जिसका नाम था बेल्जियम, वहाँ की जातीय बनावट जो थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका, जैसे कि आपको पता है कि एक द्वीपीय देश है। वहाँ एक द्वीप में बसा हुआ एक देश है जो कि 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र उसे घोषित किया गया था, श्रीलंका को। इसकी राजधानी है कोलंबो और यहाँ पर जो इसकी आबादी है, इसकी आबादी करीब है 2 करोड़। और यहाँ पर भी, इस देश में भी कई जाति समूह के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब अगर हम श्रीलंका की जातीय बनावट को देखते हैं तो यहाँ पर है क्या कि श्रीलंका में करीब 74% लोग ऐसे हैं जो सिंहली भाषी हैं, जो सिंहली भाषी लोग हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। करीब 18% वो लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। अब ये जो तमिल हैं ये भी 2 तरह के हैं। एक वो तमिल जो श्रीलंका के ही हैं, मतलब यानी कि मूल तमिल जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे हैं, और कुछ यहाँ पर भारतीय तमिल भी हैं जो भारत से वहाँ चले गए थे जब उपनिवेश बना था, तो काम के लिए उन्हें भी अंग्रेज़ श्रीलंका लेके गए थे। तो ये तमिल भी 2 तरह के हैं, कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुस्लिम भी हैं इनमें। और 7% लोग यहाँ पर वो हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं, यानी कि वो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, और वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर समस्याएं तब आई जब सरकार ने जो नियम थे वो बहुसंख्यकों के हिसाब से बनाने शुरू कर दिए थे। बहुसंख्यक वो लोग होते हैं जो किसी जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग आदि विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं उसके आधार पर संख्या में अधिक हों। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर देते हैं अल्पसंख्यक लोगों पर। तो ये जो अल्पसंख्यक होते हैं उन लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनके हितों की अनदेखी कर दी जाती है बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा। अब ये जो बहुसंख्यकवाद था या बहुसंख्यक जो लोग थे, उन लोगों ने किया क्या कि क्योंकि आपको पता है कि जो सिंहली समुदाय था वो बहुसंख्यक में था श्रीलंका में, तो इन्होंने अपनी बहुसंख्यकता के बल पर श्रीलंका में शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। और वहीं से समस्याएं शुरू हो गई थी, क्योंकि सरकार जो थी उन्होंने जो नियम थे वो सबके सब बहुसंख्यकों के हिसाब से, यानी कि जो सिंहली भाषी लोग थे उन लोगों के हिसाब से बनाने शुरू कर दिए थे। सरकार ने क्या किया कि 1956 में एक कानून पारित कर दिया गया, संसद से कानून पास कर दिया गया जिसके अनुसार जो सिंहली भाषी लोग थे उन लोगों के लिए श्रीलंका में जो सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। चाहे वहाँ पर तमिल भाषी लोग भी रह रहे थे, ईसाई भाषी लोग भी रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन दोनों, क्योंकि वो दोनों जो लोग थे वो अल्पसंख्यक में थे और बहुसंख्यक में सिंहली भाषी लोग थे, इसीलिए सिंहली भाषी को ही राजभाषा घोषित कर दिया गया बिना किसी चर्चा के। सरकार द्वारा जो दूसरी बात करी गई थी वो ये थी कि सरकार द्वारा जो सिंहली भाषी लोग थे उनको जो एडमिशन्स होते थे स्कूलों में, कॉलेज में, जॉब में, कोई भी सरकारी नौकरी होती थी, तो केवल जो सिंहली भाषी लोग थे उनको ही प्रेफर किया जाता था, उनको ही आगे रखा जाता था। उनका एडमिशन है या जॉब्स है उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता था। और जो नया संविधान बनाया गया था 1956 में, उसके अनुसार जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण देने की बात कही गई थी, उसको बढ़ाने का प्रावधान उसमें रखा गया था। और इससे क्या हुआ कि जो दूसरे धर्म के लोग थे, जो दूसरे धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे या मुस्लिम धर्म के लोग, उन लोगों के धर्म की अवहेलना हो रही थी, उनके धर्म को निकृष्ट समझा जाता था। अब इससे हुआ क्या, जो तमिल भाषी लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां इससे होने लगी। उन्हें लगा कि जो सरकार है, जो श्रीलंकन सरकार है, वो उन्होंने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। उन्हें ये भी लगा कि जो सरकार है और जो राजनीतिक दल हैं वो केवल और केवल सिंहली भाषी लोगों को ही समर्थन देते हैं।
साथ में उन्हें ये भी लगने लगा कि जो उनके जो मूल अधिकार हैं, मतलब कि समानता का अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार माना जाता है, वो भी उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जॉब भी, जो सरकारी नौकरियां होती थी वो उन्हें नहीं मिलती थी। जहाँ पे एडमिशन्स की बात हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो भी उन लोगों को नहीं मिलता था। केवल जो सिंहली भाषी लोग थे उनको ही सरकारी नौकरियों में रखा जाने लगा था, उनको ही स्कूलों में एडमिशन दिया जाने लगा था। तो इस तरह से तमिलों की हितों की जो अनदेखी हो रही थी वो उनसे बहुत ज़्यादा तमिल भाषी लोगों को उससे परेशानियां होने लगी थी। अब तमिलों ने भी इसलिए कुछ प्रतिक्रिया दी, कुछ परिणाम निकले। तो उन्होंने क्या किया कि खुद के उन्होंने राजनीतिक दल बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने हड़तालें करना शुरू कर दी। उन्होंने मांग रखी कि जो तमिल भाषा है उसे भी राजभाषा का दर्जा मिले, क्योंकि अभी सिंहली भाषा को ही मिला था जो नया संविधान बना था। तो उन्होंने ये भी मांग रखी कि जो तमिल भाषा है उसको भी राजभाषा घोषित करा जाए, और जॉब्स और जो शिक्षा होती है उसमें समानता का जो अधिकार है वो लागू किया जाए। जो सरकार थी वो तो मानने वाली थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उनकी दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया, उन्हें मना कर दिया, और अपनी जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो नीतियाँ बनाई थी, उसको ऐसे ही बने रहने दिया। फिर तमिलों ने क्या किया कि अपने लिए उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आप हमारी बातें नहीं मानते हैं तो आप हमें ऐसा करिए कि दूसरा देश बनाने के लिए दे दीजिए। यानी कि जो श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी इलाका था, उन्होंने बोला कि आप हमें यहाँ पर एक अपना देश बनाने दिया जाए जहाँ पर हम अपना संविधान लागू कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो दोनों समुदाय थे उनमें गृह युद्ध हो गया। यानी कि गृह युद्ध वो स्थिति होती है जब एक देश के अंदर ही जो अलग अलग समूह बने होते हैं, अलग अलग संगठित गुट होते हैं, उनके बीच में ही युद्ध हो जाए। और ये जो अधिकतर जो गृह युद्ध होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। तो कई लोग इस गृह युद्ध में, जो श्रीलंका के कई लोग थे वो मारे गए थे। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपना देश ही छोड़ दिया। और इस तरह से, क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति बनी थी काफ़ी समय तक का, जो देश था श्रीलंका वो आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से पिछड़ गया था। अब जैसे कि आपने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम, दोनों के बारे में, और दोनों ही लोकतांत्रिक देश थे। दोनों ही देशों के बीच में टेंशन्स भी थी, बहुत ज़्यादा तनाव थे। पर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया और बेल्जियम में कुछ भी नहीं हुआ, छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि बेल्जियम में सत्ता को बांटा गया और वहाँ के लोग आराम से रहने लगे। दूसरी ओर श्रीलंका में क्या हुआ कि लोगों ने सत्ता को बांटने से इनकार कर दिया और पूरा देश ही बर्बाद हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। इसका कारण भी है, जैसे कि इससे जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, देश में जो स्थितियाँ हैं वो बनी रहती हैं, सामान्य बनी रहती हैं, स्थिर बनी रहती हैं। आपने बेल्जियम के उदाहरण से समझ भी लिया होगा। और लोकतंत्र का आधार ही सत्ता की साझेदारी होती है, और एक अच्छी सरकार जो होती है वो हमेशा सत्ता की साझेदारी करती है। अब ये सत्ता की साझेदारी होती कैसे है? जैसे कि अगर हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो शासन के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका होती है ये एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि हर कोई अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं, और कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, वो सत्ता का दुरुपयोग भी नहीं करता है। जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और संसद के अधीन रहकर काम करती है, और न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका को नियुक्त करती है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उन पर नज़र भी रखती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और अगर दूसरी बात करें, ये तो पहली चीज़ हो गई जिसमें शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरी बात है कि ऊर्ध्वाधर रूप से भी सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्तर पर सत्ता को बांटा जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों में, और फिर साथ में जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इनकी शक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं, और इस तरह के जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है संघवाद। जब सत्ता का बंटवारा एक से
अधिक स्तरों पर होता है तो उस तरह की जो सरकार होती है या उस तरह के सत्ता के बंटवारे को संघवाद कहा जाता है। तीसरा तरीका होता है सामुदायिक रूप से सत्ता का बंटवारा करना। जैसे कि आपने बेल्जियम का उदाहरण देखा था, वहाँ पे तीसरे तरह की जो सरकार थी वो सामुदायिक सरकार थी। यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलीजन मतलब धर्म होता है, भाषा होती है, उसके आधार पर सामाजिक समूह जो होते हैं उनमें शक्तियाँ बांट दी जाती हैं। जैसा हमने बेल्जियम में देखा था, जहाँ पर तीसरे प्रकार की सरकार थी जो भाषा पर आधारित थी। तो भारत में भी जाति के आधार पर शक्तियों को बांटा जाता है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसको भी सत्ता की साझेदारी करने का मौका दिया जाता है। और तीसरा होता है राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का बंटवारा। इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो आपस में सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं। आपने सुना भी होगा जैसे कि किसी राज्य में चाहे वो एक बड़ी पार्टी जो होती है वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, गठबंधन की सरकार उसे बोला जाता है, जिसमें जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा विरोधी विचारधारा के होते हैं लेकिन फिर भी सत्ता में आसानी से घुल मिल जाते हैं और आराम से काम होता है सरकार का। तो ये है हमारा चैप्टर सत्ता की साझेदारी। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा।